जय हिंद दोस्तों। तो दोस्त आज लेकर के आ गए हैं आपके लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों का दोस्त ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्त ये प्रैक्टिस सेट अभी चल रही है एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए, ये जीके जीएस का है। ठीक है, तो ये आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट आपको हम क्या करने जा रहे हैं कि डिस्कस कराने जा रहे हैं। इसका टेस्ट जो है पिछले दिन हुआ था और इसमें जितने भी लोगों ने दोस्त टेस्ट दिए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, उन सबका लास्ट में क्या करेंगे कि हम रैंक कार्ड देखेंगे, एक एक करके उनका स्कोर देखेंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, उससे पहले क्या कर लेते हैं दोस्त कि इस प्रैक्टिस सेट 4 में जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं दोस्त अंत तक के बने रहिएगा, देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन डाले गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड रहता है, आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो दोस्त बने रहिएगा अंत तक के। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं टेस्ट में तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी टेस्ट दे सकते हैं। कहां से देना है टेस्ट, ये हम क्या करते हैं कि आपको लास्ट में बता देंगे ये क्वेश्चन डिस्कस कराने के बाद। ठीक है, तो कम से कम क्या कीजिएगा ना कि इस क्वेश्चंस के डिस्कस तक बने रहिएगा, या उसी के बीच में आपको हम बता देंगे कि आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं कि अभी क्या कर लेते हैं दोस्त कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है कि एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है। ठीक है, एक पेंडुलम वाली घड़ी है, उसको पृथ्वी से उठा करके क्या किया जाता है कि चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो उसकी पेंडुलम जो होती है, उस पेंडुलम पे क्या प्रभाव पड़ेगी हमें यह जानना है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर आपको कहता है कि वह कार्य करना बंद कर देगी। क्या यह हो सकता है अगर पृथ्वी से उठाकर उसको चंद्रमा पर ले जाए? दूसरी ये चीज कह रहा है कि ये जो पृथ्वी पर पेंडुलम जैसे काम कर रही है वैसे ही काम जो है चंद्रमा पर भी करेगा। क्या ये हो सकता है? या तीसरा नंबर कहता है कि वहां पे तेज चलेगा पेंडुलम जो है से। या चौथा कहता है कि सुस्त हो जाएगी। होगी क्या आंसर दोस्त, फटाफट बता दीजिए। देखिए, जिसने भी टेस्ट दिया हो, जिसने भी ये 4th नंबर आंसर मारा है, बिल्कुल करेक्ट मारा है कि चंद्रमा पर जो पेंडुलम होगी वो सुस्त हो जाएगी। अब क्यों होगी थोड़ा सा ये चीजें समझ लीजिए। देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण क्या है कि ज्यादा है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है। तो जैसे घड़ी को, पेंडुलम वाली घड़ी को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे, उसकी दोलन जो होगी वो क्या होगी कि सुस्त हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होती है। इसलिए ये आपका क्या होगा कि 4th नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं टेस्ट का। देख लीजिए, ये टेस्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या है कि ऊर्जा है जिसे क्या है कि कार्य में बदला जा सकता है। यस, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, फटाफट बता दीजिए कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था। ठीक है, कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, उसको कार्य में बदला जा सकता है। देखिए, इसका सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिया था वो रमफर्ड साहब ने दिया था। किसने? रमफर्ड साहब ने। ध्यान रखिएगा, ये पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला नंबर जिसने भी मारा होगा बिल्कुल करेक्ट मारा होगा कि रमफर्ड साहब। ठीक है, पूछे जाते हैं सवाल और इंपॉर्टेंट है, इसलिए टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टेस्ट कंटिन्यू देते रहिएगा। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो सबसे अधिक होता है, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए और बता दीजिए कि कहां पे जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण का सबसे अधिक मान जो होता है ना वो ध्रुव पे होता है। सबसे कम कहां होता है? तो केंद्र के पास होता है। 9 कहां पे होता है? मतलब गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल होता ही नहीं है, तो पृथ्वी के केंद्र में नहीं होता है। पृथ्वी के केंद्र में नहीं होता है, पृथ्वी के केंद्र के पास में सबसे कम होता है, सबसे अधिक ध्रुव पे होता है। ठीक है, अब बहुतों लोगों ने इसमें गलती कर दिया है। क्या मार दिया है? ये पहला नंबर मार दिया है। क्या मार दिया है? भूमध्य रेखा पर मार दिया। दोस्त, भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक नहीं होती है, सबसे अधिक होती है ध्रुव पे, सबसे कम होती है कहां पे? केंद्र के पास में। अब जीरो होती है, गुरुत्वाकर्षण जो वैल्यू होता है उसका जीरो जो होता है वो केंद्र में होती है। भूमध्य रेखा पर केंद्र से अधिक होती है, ध्रुव से कम होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ऑप्शन में देखिएगा, आप कहिएगा कि ध्रुव तो है ये नहीं है, ध्रुव है ये नहीं है, इसीलिए क्या किए है कि आप फर्स्ट नंबर मार दिए भूमध्य रेखा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस अगर अप्लाई कर लेते दोस्त तो आराम से सही टिक मार सकते हैं। एग्जाम में यही कंफ्यूजन करवाएगा आप लोगों को। देखिए, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका क्या होगा? ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब अंटार्कटिका थोड़ा सा समझ लीजिए कि कहां पे है। आप जान लीजिए कि दक्षिणी ध्रुव पे ये अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव पे। ठीक है, तो यहां पे ध्रुव पे आपको बता दिए कि ध्रुव पे क्या होता है कि सबसे अधिक जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। तो दक्षिणी ध्रुव पे ये अंटार्कटिका पड़ता है और यहां पे जान लीजिए कि सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण का मान होगा। इसलिए ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन ये कह दिया कि क्यूसेक से
क्या मापा जाता है दोस्त, क्यूसेक से क्या मापा जाता है ये हमें बताना है। बहुत लोगों ने सही मारा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए क्यूसेक से जो मापा जाता है वो जल की प्रवाह को मापा जाता है। क्या? जल की प्रवाह को। ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि क्यूसेक से जल की प्रवाह को मापा जाता है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि क्यूसेक आखिर कहां इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि बहुत बड़े जो है नदी हो गया या बांध बना होता है ना, वहां पे क्या होता है कि क्यूसेक का इस्तेमाल करते हैं। क्यूसेक जो होता है जल का प्रवाह होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जल की प्रवाह क्या होता है, तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा से पानी का स्पीड 1 सेकेंड में जितना भी पानी बहता है वो 1 क्यूसेक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा से जितने भी पानी निकलती है 1 सेकेंड में वह 1 क्यूसेक कहलाता है। ठीक है, ये सब बांध से, जहां बांध बने होते हैं वहां से क्या होता है कि पानी की प्रवाह जो होती है वो मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि क्या दे दिया है कि स्थिर पानी में क्या करते हैं कि मिट्टी का तेल अगर डाल देते हैं ना तो मच्छर की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। इसका कारण क्या होता है, हमें ये जानना है इन चारों में से। ठीक है, देखिए आपके आसपास में क्या होगा कि बरसात के दिनों में क्या होती है कि पानी स्टोर हो जाती है, अभी तक पानी स्टोर होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मच्छर जो है पनपना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करता है कि मिट्टी तेल का छिड़काव कर देते हैं जिससे मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। ऐसा आखिर क्या होता है जिसकी वजह से मच्छरों की संख्या कम हो जाती है? देखिए जहां भी पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन के बढ़ने से मच्छरों की संख्या बढ़ती है, यही ना। जब मच्छर प्रजनन करते हैं तो मच्छर के बच्चे जो होते हैं, लार्वा जो होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में निकलते हैं जिसकी वजह से मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है। तो मिट्टी तेल जो जाल डाल देते हैं, जो चाहे स्टोर पानी होता है, तो स्टोर पानी के सतह के नीचे क्या होता है कि लार्वा जो तैरते रहता है। और जब मिट्टी उसी जल के सतह से क्या होता है कि सांस लेते रहता है लार्वा जो होता है, ठीक है, पानी के सतह से। और जब मिट्टी तेल उस पानी के सतह पर डाल देते हैं, पानी पे छिड़क देते हैं, तो वो सतह जो लेवल जो होता है पानी का लेयर, उसको क्या कर देता है, मिट्टी के तेल जो है उसको ढक देता है, जिसकी वजह से उसके नीचे जो लार्वा होता है उसको सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे सारे लार्वा जो है मच्छर के मर जाते हैं और धीरे धीरे मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। तो उसके सांस लेने में बाधा होती है, सांस लेने में समस्या होती है, जिसकी वजह से लार्वा डेड हो जाते हैं और मच्छरों की संख्या कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इन चारों में से ऑप्शन अगर देखा जाए तो दोस्त ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कि लार्वा को सांस लेने में बाधा होती है जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अगला दे दिया है कि यदि किसी पिंड को क्या किया जाता है, यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से क्या किया जाता है कि ऊपर फेंका जाता है, तो ऊपर फेंकने के बाद वो पृथ्वी पर कब लौट करके आएगी, हमें यह जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए फटाफट बता दीजिए कि वो पृथ्वी पर कब लौट के आएगी, फटाफट बताइए। देखिए आपको बता देते हैं, पहला देख लीजिए, पहला तो कहता है कि आपको कि 24 घंटा बाद लौट के आएगी। क्या यह पॉसिबल है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे और वह 24 घंटा लौट करके आएगी? क्या ये होगी? या दूसरा नंबर आपको कह रहा है कि वह 2 घंटे बाद ही लौट करके आएगी? या तीसरा नंबर ये चीजें कह रहा है कि वह कभी भी लौट करके नहीं आएगी? या चौथा कहता है कि कुछ निश्चित नहीं है? देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं आपको कि किसी भी पिंड को अगर पृथ्वी से ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड के स्पीड से अगर फेंक रहे हैं तो वो कभी भी पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगी। ये आपका 3rd नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वो कभी भी पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी थोड़ा ये समझ लीजिए, क्योंकि इसी को प्लायन वेग के नाम से जानते हैं। प्लायन वेग तो जाने होइएगा कि कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि प्लायन वेग का स्पीड क्या होता है, उसका वेग क्या होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से वो दूरी तय कर लेती है। अधिकांश रॉकेट जो अपने लॉन्च किया जाते हैं ऊपर स्पेस में, ठीक है, वो इसी स्पीड से किए जाते हैं। वो क्या होता है कि चंद सेकेंड में ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर लौट करके नहीं आते हैं, फिर वहां से अपना आते हैं, वो अलग चीजें होती है, वो अलग बता देंगे रॉकेट वाले में। ठीक है, तो ये चीजें होगी कि वो कभी भी लौट करके पृथ्वी पर नहीं आएगी, वो पलायन हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि जब एक चाल दे दिया है कि जब एक चाल की वस्तु को क्या किया जाता है, उसकी गति को दोगुना कर दिया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हमें यह जानना है। मतलब किसी वस्तु की चाल को अगर दोगुना कर दीजिए, उसकी वेलोसिटी को दोगुना कर दीजिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हमें यह जानना है। इन चारों में से बताना है, तो ऐसे तो बता नहीं सकते। ऐसे हम बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आप देख करके नहीं बता सकते हैं, या रटे होइएगा तो रट करके दिमाग में से निकाल दीजिए, थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए कि कैसे बन सकता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि वेग को दोगुना कर दिया जाता है, तो मतलब v के जगह पे 2v रख देंगे। क्या रखेंगे? v के जगह 2v। अगर आपको गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है तो चुटकी बजा के बता सकते हैं कि इसमें से कितना गुना हो जाएगा। ठीक है,
देखिए आपको करेक्ट बताते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई बराबर जो होता है दोस्त हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम के जगह पे एम रहने दीजिए, वी के जगह पर कितना रखना है? हमें 2v रखना है, तो 2v का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ एम इंटू 4v का स्क्वायर। 4 को आगे ले आइए तो 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना गुना हो गया? ये 4 गुना हो गया। तो अगर किसी भी वस्तु की चाल अगर जिस चाल से चल रही है उसकी चाल को अगर आप दुगुना कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी को दुगुना कर देते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जाएगी। कितना? 4 गुना। ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, इसी पर आपको दुगुना दे दे, 3 गुना दे दे, 4 गुना दे दे, 5 गुना वेलोसिटी कर दे, इसी फॉर्मूला पर आराम से आप निकाल दीजिएगा ड्राइव करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एसपीएम का संबंध जो कहता है वो किससे है? इन चारों में से देखिए ऑप्शन बताइए कि संबंध किससे है। देखिए एसपीएम का फुल फॉर्म होता है क्या है ये जान लीजिए। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है। क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है। और ये जो होता है दोस्त वायु प्रदूषण से होता है संबंधित। ठीक है, किससे? वायु प्रदूषण से होता है। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा, वायु प्रदूषण से। अब ये चीजें जान लीजिए कि सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो होता है उसमें आखिर होता क्या है? तो उसमें क्या होता है कि वायु में जो छोटे छोटे निलंबित कण होते हैं वो मिले होते हैं, उसके साथ ही कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी मिले होते हैं जो वायु प्रदूषण को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेगा। एसपीएम किससे संबंधित होगा? वायु प्रदूषण से। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, हमें ये जानना है। देखिए मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं दोस्त? एंटीजन मनुष्य के ब्लड के ह्यूमन के ब्लड में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। पहला जान लीजिए कि ए एंटीजन होता है, दूसरा बी एंटीजन होता है। 2 एंटीजन होता है। अगर आरएच फैक्टर के हिसाब से अगर चल लेते हैं तो आरएच फैक्टर के हिसाब से जान लीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव आरएच फैक्टर होता है, नेगेटिव आरएच फैक्टर होता है। उस हिसाब से अगर चलेंगे तो ब्लड ग्रुप जो है 8 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एंटीजन के हिसाब से अगर चलेंगे तो एंटीजन जो है 2 ही प्रकार के होते हैं, ए और बी। ये 2 एंटीजन होते हैं। आरएच फैक्टर के हिसाब से 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। उसके बाद ये है फिर ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। उसके बाद ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये 4 प्रकार के पॉजिटिव और 4 प्रकार के नेगेटिव होते हैं। तो ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाते हैं? आपके 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप हो जाते हैं, जिसमें आपको जान लीजिए कि ओ पॉजिटिव जो होता है वो ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहलाता है। वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है, किसी का भी ब्लड जो है अपने ऊपर ले सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सभी सवाल। इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 एंटीजन होते हैं, ध्यान रखना है। कहा गया? ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कि 2 प्रकार के ये एंटीजन होते हैं ब्लड ग्रुप में। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे दिया कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्त शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। ध्यान रखिएगा, ये 4th नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि फाइकोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सभी। चलिए हाँ, मानव के शरीर में दे दिया कि मानव में जो परनिशियस एनीमिया होता है वो किसकी कमी से होती है। देखिए एनीमिया की अगर बात कर लेते हैं तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? दोस्त ब्लड में अगर जो है आप जान लीजिए कि लौह तत्व की कमी हो जाए या खून की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग होती है। खून की कमी तभी होती है जब आपके शरीर में क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, लोहा की कमी हो जाती है, तब आपके शरीर में क्या होता है कि ब्लड की कमी होगी और एनीमिया रोग होगी। लेकिन परनिशियस एनीमिया की अगर बात किया जा रहा है यहाँ पे तो किस विटामिन में होती है? देखिए विटामिन B12 में। किसमें? विटामिन B12 में। ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि विटामिन B12 की कमी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो परनिशियस एनीमिया होने की संभावना हो जाती है। क्योंकि विटामिन B12 में क्या होता है कि आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन की मात्रा कम होगी तो परनिशियस जो है एनीमिया होने की संभावना होगी। पूर्ति किससे होती है? तो मांस मछली खाइए आराम से। ठीक है, एकदम ढांस के विटामिन B12 की पूर्ति होती रहेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए देखिए जिंपिंग जिंग की बातें कर रहा है कि जिंपिंग जिंग का जो है सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, हमें यह जानना है। देखिए जिंपिंग जिंग के सिद्धांत का प्रस्तुत जो है ये मैक्लीटोंक ने किया था। किसने? मैक्लीटोंक। बरबरा मैक्लीटोंक कहते हैं उसे। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये चीजें जान लीजिए कि जिंपिंग जिंग आखिर होता क्या है। देखिए जिंपिंग जिंग कहने का मतलब होता है ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स होता है। ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैक्लीटोंक साहब ने ही खोज किया था। ठीक है, कब किया था ये जान लीजिए कि 1900 जो है दोस्त 1940 के आसपास में ये किया था। मक्के में किया था इस एलिमेंट का खोज, जो ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स थे, मक्के में किया गया था। ठीक है, जिंपिंग जी का सिद्धांत। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। कभी कभी आपको दे देगा कि किस पौधे में खोज की गई थी, तो याद रखिएगा मक्के के पौधे में। चलिए
हाँ, अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि हृदय का पहला जो है प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, हृदय का प्रतिस्थापन यानी हार्ट जो होती है वो हार्ट का रिप्लेसमेंट किया गया था, एक आदमी से निकाल करके दूसरे के हार्ट में डाल दिया गया था। ये सबसे पहले किसने किया था ये हमें जानना है। देखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने ही ये सबसे पहले किया था। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने क्या किया था कि एक व्यक्ति के हृदय को निकाल करके, हार्ट को निकाल करके दूसरे के व्यक्ति में ये क्या किए थे कि प्रतिस्थापित कर दिए थे। अब ये चीजें जान लीजिए कि आखिर कब किए थे, कहां किए थे। 3 दिसंबर 1967 में 1967 में किए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने। कहां किए थे, ये साउथ अफ्रीका में किए थे। साउथ अफ्रीका में केप टाउन जो है सुअर अस्पताल करके है। ठीक है, उसी में इन्होंने क्या किया था कि एक 25 साल की जो महिला थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो डेथ करने के कगार पे थी, और एक दूसरी महिला थी 53 वर्ष की, उसे हार्ट फेल हो गया था। तो जो एक्सीडेंट हो गई थी महिला, उसके हार्ट से दिल को निकाल करके 53 वर्ष की महिला जो थी उसके हार्ट में फिट कर दिया गया था। ये उस समय दुनिया का पहला ये हार्ट रिप्लेसमेंट था और एक बड़ी क्रांति थी, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि किसी के हार्ट को निकाल करके किसी दूसरे के हार्ट में फिट करना एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होती है। और ये फर्स्ट टाइम जब हो रहा था तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि ये 53 वर्ष की महिला जिसके हार्ट लगाया गया है वो जीवित भी रह पाएगी। लग रहा था कि नहीं, दोनों डेथ कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसका हार्ट तो निकाला गया वो तो डेथ कर ही गया एक्सीडेंट से, लेकिन जिसपे हार्ट रिप्लेस किया गया वो जीवित रही। ठीक है, तो ये सबसे पहली क्रांति थी हार्ट रिप्लेसमेंट का, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने किया था। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए ब्रेल लिपि के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रेल लिपि की खोज जो है किनसे जुड़ा हुआ है ये जानना है। तो इन चारों में से, ऑप्शनों में से देखिए, बता दीजिए कि ब्रेल लिपि की खोज जो है किनसे जुड़ा हुआ है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, ब्रेल लिपि का खोज है ये उन्हीं के नाम पे जुड़ा हुआ है, लुइस ब्रेल साहब के नाम पे। किससे? लुइस ब्रेल साहब के नाम पे। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा, लुइस ब्रेल। अब ये चीज जान लीजिए कि लुइस ब्रेल जो साहब थे वो एक शिक्षाविद थे। ठीक है, एक शिक्षाविद खुद थे, खुद अंधे थे, खुद जो है नेत्रहीन थे, और उन्होंने ही पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए हम जो मतलब उनका कहना था कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी दूसरे अंधे व्यक्ति के साथ ना हो, इसी के लिए उन्होंने क्या किया था कि एक जो स्केल टाइप का था ब्रेल लिपि, उसका आविष्कार कर दिया था। जब अक्षरों पर, जब वर्ड पे आप रखिएगा तो वो अक्षर उभर जाएगा, उसको टोटो करके छू छू करके आप क्या कर सकते हैं कि पढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, 1820 ईस्वी में लुइस ब्रेल साहब ने लुइस ब्रेल का आविष्कार किया था। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लीजिए। इसमें दे दिया है आपको, क्या दे दिया है कि अल्फा बीटा गामा दे दिया। इसको क्या करना है कि अवरोही क्रम में इसको सजाना है कि सबसे ज्यादा जो है इसमें पावर किसकी होती है, वेधन क्षमता की, जो शक्ति किसकी होती है ये। तो इसमें सबसे ज्यादा वेधन क्षमता किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही मतलब क्या, दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आपको रखना है उसको जो सबसे ज्यादा वेधन क्षमता हो, सबसे लास्ट में उसको रखना है जिसकी कम वेधन क्षमता हो। तो इन चारों में से देखिए, अब बताइए कि सबसे पहला कौन होगा जिसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होगा। देखिए आपको करेक्ट बताते हैं आंसर दोस्त। आपका इन चारों में से अगर देखिएगा तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये थर्ड नंबर होगा, क्या, गामा बीटा अल्फा। गामा की वेधन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है, यहां तक कि जान लीजिए कि हड्डी को भी आर पार कर सकती है, इतना क्षमता होता है इसके किरण में। उसके बाद जो है बीटा की आती है, उसके बाद जो है गामा की आती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। पूछे जाते हैं ये सवाल, इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ, परमाणु का आकार कहता है कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है ये जानना है। तो इन चारों में से देखिए बताइए कि परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। कितना? 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, 10 टू द पावर -15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। चलिए, हाँ देख लीजिए, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि यदि कक्षा की संख्या को मान लीजिए कि n से व्यक्त किया जाता है तो उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये किस फार्मूला से हम निकालेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कक्षा जो होता है KLMN करके सेल्स का नाम दिया जाता है, 1 2 3 4। तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये हम किस फार्मूला के तहत निकालेंगे ये हमें जानना है। तो दोस्त पूछे जाते हैं ये सवाल। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त। इसमें जो होगा ये सेकेंड नंबर आंसर होगा, क्या, 2n²। 2n² के तहत ये क्या करना है ये आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है दोस्त, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और देखिए इस सब का पीडीएफ अगर लेना है तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ ही है, तो जा करके टेलीग्राम से आराम से ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे ये सारे पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है,
चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत के सबसे लंबा बांध की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, ये हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि हीराकुंड बांध। अब ये जान लीजिए कि हीराकुंड बांध है कहां, कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है। तो हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में है, सबलपुर जिले में। ठीक है, हीराकुंड बांध सबलपुर जिले में है, उड़ीसा के। अब ये चीजें जान लीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई दोस्त 25.8 किलोमीटर के आसपास में है। हीराकुंड बांध की निर्माण कब हुई थी? 1948 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इस पे दो तरह के जो है टावर लगे हुए हैं। पहले टावर का नाम गांधी मीनार है और दूसरे का नेहरू मीनार है। दो टावर लगे हुए हैं। इस बांध का जो है लंबाई अगर देखा जाए तो, नहीं लंबाई की बात कर रहे हैं, इस बांध का उपयोग जान लीजिए। इस बांध का उपयोग जो है बिजली उत्पादन करने में किया जाता है, कृषि के निर्माण में किया जाता है। तो ये सभी के निर्माण में हीराकुंड बांध का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि भारतीय संविधान सभा में कहता राष्ट्रीय ध्वज कब प्रस्ताव हुआ था, यह हमें जाना है। तो देखिए भारतीय संविधान सभा में अगर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय ध्वज की, जो तिरंगा की बात कर लेते हैं, उसे कब अपनाया गया था? प्रारूप को, एक प्रारूप होता है झंडे का, तो वो प्रस्ताव पारित होता है, जाकर के संविधान सभा में उसको अपना लिया जाता है। तो वो अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखना है, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। 22 जुलाई 1947 को इस संविधान सभा में इस प्रारूप को अपना लिया गया था। चलिए हाँ देख लीजिए 1857 के समय में गदर के कहता है कि गदर के समय में गवर्नर जनरल कौन था, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए 1857 के गदर जो क्रांति हुई थी उस समय के गवर्नर जनरल की अगर बात कर लेते हैं तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लॉर्ड कैनिंग कब से कब तक थे उस समय गवर्नर जनरल? तो 1856 से लेकर के 1862 तक ये क्या थे कि गवर्नर जनरल बने हुए थे। उसके बाद 1858 ईस्वी में इसको जो है वायसराय बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कब वायसराय बना दिया गया? 1858 ईस्वी में, 1858 में। तो इसको ध्यान में रखना है। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि विंध्याचल और सतपुरा के पहाड़ी के बीच से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है, ये हमें जानना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। देखिए फटाफट बता दीजिए आप। देखिए करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या? नर्मदा। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियों के पीछे बहने वाली नदी है। ये जान लीजिए ये नदी जो है ये सबसे पुरानी नदी मानी जाती है। क्या? सबसे पुरानी नदी मानी जाती है। ये भारत के मध्य में बहता है। मध्य में कहने का मतलब क्या? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंकोरवाट जो है पठार है, वहां से ये निकलती है। और सबसे पवित्र नदी हिंदू की ये सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि सिख के अंतिम गुरु कौन थे। दोस्त दो तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, ये तो एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिख समुदाय के 10वें गुरु कौन थे, 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, ये पूछे जाते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा कि गुरु गोविंद सिंह। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म जो हुई थी वो पटना में हुआ था, बिहार के पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल को डिजाइन तैयार करने वाले जो वास्तुकार थे, कलाकार जो वास्तुकार थे, वो कौन थे, हमें यह जानना है। तो इन चारों में से ऑप्शनों में से देखिए बताइए कि ताजमहल के डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे, ये हमें जानना है। तो उस्ताद ईसा थे। कौन थे? उस्ताद ईसा। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा के बारे में जान लीजिए कि वो आपका फारस उस्ताद उसा इसे कहते हैं। ठीक है, ये इन्होंने जो ताजमहल का डिजाइन किया था वो इस्लामी और जो है मुगल को दोनों को मिला करके जो है वास्तुकला का मिला करके इन्होंने ताजमहल का डिजाइन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। खास करके यही सिर्फ पूछा जाएगा कि ताजमहल का डिजाइन किसने किया था। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि बौद्धों के विश्वासों के अनुसार कहता है कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। ठीक है, तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, मैत्रेय। मैत्रेय को दोस्त बौद्ध का अगला अवतार माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जान लीजिए कि अब ये कहा जाता है कि मैत्रेय का जो जन्म होगा वो कब होगा। तो ये बौद्धों के जो बौद्ध लोग होते हैं तो उनका ये चीजें मानना है कि जब लोगों का धर्म पर से विश्वास हट जाएगा, ठीक है, जब अहिंसा फैलने लगी,
धरती पर धर्म का विश्वास, धर्म पर से विश्वास लोगों का हट जाएगा, धर्म कम हो जाएगा, लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। जब लोगों को धर्म की जरूरत पड़ेगी तब ये मैत्रेय का क्या होगा कि जन्म होगा, ठीक है। और ये बुद्ध का ही रूप होगा और इसे जो है आगे जाकर के अजीत के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये कहना है बौद्धों को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया कि धर्म दे दिया है इसमें कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व दर की क्या थी, ठीक है। तो भू राजस्व दर क्या थी धर्म शास्त्रों के अनुसार, हमें यह जानना है कि भू राजस्व की अगर बात कर लेते हैं तो उस समय 1/6 थी, मतलब उपज का 6वां भाग था। कितना? उपज का 6वां भाग। इस चारों में से देख लीजिएगा, ये आपका क्या होगा कि 4th नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि भू राजस्व का जो दर था उस समय धर्मशास्त्रों में वो 1/6वां भाग था। 1/6वां भाग कहने का मतलब क्या होता है दोस्त, कि जितना भी आप उपज करते थे उसका 1/6वां भाग जो है वो टैक्स के रूप में, कर के रूप में क्या होता था कि सरकार को दे दी जाती थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1/6वां भाग पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था दोस्त? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है। ये आपका क्या हुआ कि 2nd नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। कब कराया था थोड़ा सा ये जान लीजिए कि 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, यह क्वेश्चन आपको दे दिया है कि लाल बाल पाल त्रिगुट थे, लाल बाल पाल त्रिगुट थे। अब इसमें से त्रिगुट में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, यह हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, आप बता दीजिए कि इसमें से कौन, लाल बाल पाल तीनों में से कौन व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। लाल बाल कहने का मतलब, पाल कहने का मतलब क्या होता है? लाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री हो गया, ठीक है। बाल मतलब बाल गंगाधर हो गया, और पाल मतलब ये बिपिन चंद्र जो है पाल हो गए। तो ये तीनों को ही लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, जान लीजिए। तो इन तीनों में से हमें ये चीजें बता देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए थे। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, ये 3rd नंबर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या हुए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए थे, ठीक है। और ये लाला लाजपत राय जो थे वो थोड़ा गर्म दल के नेता थे, आपको पता ही होगा। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस बादशाह के अंतर्गत, तथा किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। किसके, ठीक है, किस मुगल शासक के। ऐसा कोई भी मुगल शासक नहीं आया था जिसमें हिंदुओं की सेना जो है, या हिंदुओं की जो है जितने भी कर्मचारी थे हिंदू सबसे अधिक हो। लेकिन किसके शासनकाल में, ये आपको बताना है कि सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, ये 1st नंबर औरंगजेब। औरंगजेब जो थे, औरंगजेब के शासनकाल में जान लीजिए कि सेनापति अधिक थे। सेनापति ही अधिक नहीं थे, आपको करेक्ट बताते हैं कि उस समय हिंदू में सबसे, मतलब कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू सेनापति सबसे अधिक थे ही। दूसरी जान लीजिए कि मनसबदारों की संख्या भी लगभग 33% हिंदू ही थे उस समय में। तीसरी चीज ये जान लीजिए कि जितने भी, मतलब कि एक तरह से कहिए कि कर्मचारी थे, सिविल सर्विस करने वाले जो थे उस समय भी हिंदू जो थे वो सबसे अधिक थे इनके शासनकाल में, ठीक है। तो ये चीजें है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाते हैं औरंगजेब के बारे में, तो याद रखिएगा। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि बंगाल विभाजन के विरोध करता है कि विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह जानना है। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय उसके विरोध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह हमें जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, आप बता दीजिए किसने किया था। दोस्त आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये 4th नंबर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या किया था कि बंगाल के विभाजन के विरोध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब सिर्फ जान लीजिए कि सिर्फ सुरेंद्रनाथ बनर्जी अकेले नहीं किए थे, उसके साथ जान लीजिए कि कृष्ण कुमार भी थे, कृष्ण कुमार भी थे। दूसरी चीजें ये जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। ये सभी ने मिलकर के क्या किया था कि बंगाल विभाजन के विरोध में नेतृत्व का विरोध किया था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ ये देख लीजिए, कहता कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था। दोस्त वेदों की ओर लौटो यह नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती साहब ने दिया था। किसने? दयानंद सरस्वती साहब ने। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि 4th नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती साहब ने ही दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा ये चीजें जान लीजिए, दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक भी थे। कभी कभी ये चीजें पूछ देता है क्वेश्चन कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती थे। ये जो जान लीजिए कि कब आर्य समाज के संस्थापक और कहां किए थे, तो ये 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किया थे, ठीक है। इनका जन्म जो है 12 फरवरी और 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इनके बचपन का नाम जो है मूलाशंकर था, ठीक है, पूछे जाते हैं ये सब सवाल। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो कई बार बने थे, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कब बने थे गांधी जी, कितने बार बने थे, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि गांधी जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बने थे। कब? एक ही बार बने थे। कितने बार? एक ही बार। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। कब बने थे और कब छोड़ दिए थे ये जान लीजिए। 1915 में बने थे, 1915 में मतलब शामिल हुए थे, 1923 में जाकर के उसे छोड़ दिए थे। ठीक है, तो एक ही बार बने थे और इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि इनमें से कौन सा वेद जो है जादुई, टोना, वशीकरण ये सभी का वर्णन जो है आपको प्राप्त होता है। तो इन चारों में से देख लीजिए, अब बता दीजिए कि किसमें जादुई, टोना और जो है वशीकरण का जो है इसमें आपको प्राप्त होता है। देखिए आपको बता देते हैं, इन चारों वेद में से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या? अर्थवेद। अर्थवेद में आपको जान लीजिए कि जादुई, टोना, वशीकरण, जितने भी मूल मंत्र है या जितने भी धार्मिक चीज है, रीति रिवाज, ये सभी चीजें आपको दोस्त जान लीजिए कि अर्थवेद में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिए, ये तो दिया है कि 6 जनवरी 1989 ईस्वी में, ठीक है, 1889 में, ठीक है, तो 6 जनवरी 1889 में किस भारतीय प्रधानमंत्री के हत्यारों को दोस्त फांसी दी गई थी, हमें यह जानना है। तो बहुत अच्छा है, इजी सवाल है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इंदिरा गांधी के क्या है, इंदिरा गांधी के हत्यारों को दोस्त फांसी दी गई थी। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, इंदिरा गांधी। ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा ये चीजें समझ लीजिए कि इनके आखिर हत्यारे कौन थे। तो इनके हत्यारे इन्हीं के बॉडीगार्ड थे। इनके 2 बॉडीगार्ड थे, एक बॉडीगार्ड का नाम जसवंत सिंह थे और दूसरा का नाम जो था केहर सिंह था। ये दोनों ने मिलकर के इनकी जो हत्या की थी। ठीक है, तो इन दोनों को क्या हुआ था कि फांसी की सजा सुनाई गई थी। इनको जो है जान लीजिए ये चीजें कि तिहाड़ जेल में ही फांसी दे दी गई थी। फांसी देने के बाद इनके जो डेथ बॉडी था, इनका शव था, इनके परिवार को भी वापस नहीं लौटाया गया था। इनका तिहाड़ जेल में ही क्या किया गया था दोस्त, दाह संस्कार कर दिया गया था। ठीक है, तो पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि गोल जो है वो किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी जो खिलाड़ी है उसकी आत्मकथा है। तो गोल जो है वो हॉकी के, आपको जानते हुए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो मेजर ध्यानचंद का ही क्या है कि ये आत्मकथा है। ठीक है, गोल जो है सो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मेजर ध्यानचंद का ये आत्मकथा है। ठीक है, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए कब लिखी गई थी ये जान लीजिए कि 1952 में ये लिखी गई थी, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस खेल के परिसर को दोस्त डायमंड कहा जाता है। पूछे जाते हैं किस खेल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि बेसबॉल को, क्या बेसबॉल को, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बेसबॉल के परिसर को दोस्त डायमंड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका परिसर जो होता है ना वो डायमंड के आकार का ही होता है। ठीक है, इसलिए उसके परिसर को जो है दोस्त डायमंड कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस आधुनिक के आगमन, कहता किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद जो है वे शिक्षा और जो है ज्ञान में कहता कि सर्व सुलभ हो गया, मतलब कि शिक्षा ग्रहण करना और आसान हो गया। ठीक है, तो इसमें से किस यंत्र के आने के बाद, किस आधुनिक यंत्र के आने के बाद, देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, अगर 5 साल की पहले की बात कर लेते हैं, 10 साल पहले की अगर बात कर लेते हैं, तो अगर देख लिया जाए तो ये कंप्यूटर के आने के बाद जो है शिक्षा में ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो है ये कंप्यूटर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, क्या कंप्यूटर, ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अभी भी देखिएगा तो स्मार्टफोन, अब तो स्मार्टफोन है, जैसे कि आप लोग भी स्मार्टफोन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब लॉकडाउन के बाद जो है ज्यादातर लोग जो है स्मार्टफोन से जो है पढ़ना शुरू कर दिए, जब से लॉकडाउन लगा तब से। लेकिन उसके पहले अगर देख लिया जाए तो दोस्त कंप्यूटर सबसे बड़ी जो है ये शिक्षा के मामले में बहुत बड़ी योगदान दे रही थी। ठीक है, अब दी है, अभी भी दे रही है। तो कंप्यूटर आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है दोस्त, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये चीजें होता है, न तो आयात करना न तो निर्यात करना, आयात निर्यात बंद हो जाते हैं, उसी को अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, आयात निर्यात बंद हो जाना। आयात निर्यात बंद होने का क्या मतलब होता है कि एक देश का आयात जो होता है या निर्यात जो होता है वो दूसरे देश से नहीं होता है, उसका सीमा पूरी तरह से सील हो जाता है। आप न तो दूसरे देश में आयात कर सकते हैं न निर्यात कर सकते हैं। अपने देश में क्या कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या
निर्माण कर रहे हैं वो अपने ही देश में आपको सेल करना पड़ेगा, किसी दूसरे देश में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह का सीमा बंद हो जाता है ये चीजें, तो वो आयात निर्यात बंद हो जाता है, उसी को बंद अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, दलाल स्ट्रीट कहता है कि कहां पे स्थित है। दोस्त दलाल स्ट्रीट हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुंबई में है। कहां? मुंबई में। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दलाल स्ट्रीट होता क्या है ये जान लीजिए। जैसे कि जान लीजिए कि वित्तीय संस्था जानते होइएगा, तो वित्तीय संस्था जो होती है उसमें बहुत सारे दलाल स्ट्रीट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये मुंबई में है, ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह दुनिया के कई बड़े जो है आप जान लीजिए कि प्रमुख वित्तीय संस्था इसके अंतर्गत मतलब यहाँ पे मुंबई में है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, पूछे जाते हैं ये सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर डाटा जो है सबसे छोटी इकाई होती है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि कंप्यूटर की सबसे छोटी डाटा इकाई कौन सी होती है। देखिए सबसे छोटी डाटा इकाई की अगर बात कर लेते हैं तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, बीट। बीट जो होता है वो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। एक चीज जान लीजिए कि एक बिट बराबर जो होता है वो 4 निबल के बराबर होता है। पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा ये चीजें कि एक बिट बराबर कितने निबल, तो 4 निबल के बराबर होता है। ठीक है, एक जो है एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। एक केबी जो होता है, ये जो दे दिया है 1 केबी, ये केबी दे दिया है, 1 केबी बराबर जो है कितने बाइट बराबर होता है, तो 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप जो है 1024 केबी में चल जाइएगा, 1024 केबी, तो 1 एमबी में चले जाइएगा, और 1024 एमबी में जाइएगा तो वो फिर 1 जीबी में चले जाइएगा, और 1024 जीबी जाइएगा तो 1 टेराबाइट में चल जाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके निबल में पूछा जाता है कि 1 निबल बराबर कितने बाइट होते हैं, तो 4 बाइट के बराबर होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पहला न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर था। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए पहला न्यूरल कंप्यूटर कौन था, ये हमें जाना है। तो ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। क्या क्या दे दिया, SNAC। ठीक है, RC, ये आपका क्या है कि कंप्यूटर पहला न्यूरल कंप्यूटर था, और ये पूछे जाते हैं ये सवाल, तो इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अच्छा दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन दिए गए थे आपको, क्योंकि 40 नंबर का दोस्त आपके एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाएंगे। 40 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्त, तो इसको बिल्कुल तैयारी करके रखिएगा, क्योंकि 40 नंबर को लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसमें ज्यादा गणित नहीं लगाना है, ज्यादा रीजनिंग नहीं है जो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो दोस्त आराम से 40 नंबर कवर हो जाएगा। और 40 नंबर के दम पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने एनटीपीसी के रिजल्ट को गिरा सकते हैं। इसलिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा दोस्त क्लास, क्योंकि जान लीजिए कि एक एक क्वेश्चन इसका जो है काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं सवाल। इसलिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी समय हम हर दिन आपके लिए लेकर के आते रहते हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का क्लास। ठीक है, और टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो कहां से करना है ये आपको हम बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट में। देख लीजिए ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे क्या होता है कि ये एनटीपीसी या ग्रुप डी का टेस्ट होता है। ठीक है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, गूगल प्ले स्टोर पे ERCB सर सर्च कीजिएगा, ये ERCB सर आ जाएंगे। इस प्ले स्टोर से इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी पे आपको दिखेगा एनटीपीसी और ग्रुप डी का टेस्ट। यहां से आप क्या कीजिएगा कि टेस्ट दीजिएगा और आराम से जो है कंटिन्यू बने रहिएगा। यहीं पे आपको क्या करेंगे कि डिस्कशन कराते रहेंगे। ठीक है, तो जाइए फटाफट जाकर के इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन आपको यहीं पे मिलेगा टेस्ट देने के बाद। जो भी टेस्ट दीजिएगा टेस्ट पेपर का डिस्कशन यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अगर मन से सच में दोस्त आप एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त मन से कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, इसलिए पहले से ही आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं कि दोस्त इसमें जितने भी लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट दिया है उन सब का क्या कर लेते हैं हम कि रैंक कार्ड यानी स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। ठीक है, देरी नहीं करते हैं, चलिए ज्यादा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं, आज सबका जो है क्या कर लेते हैं कि स्कोर कार्ड हम देख ही लेते हैं, क्योंकि सब वेट ही कर रहे होंगे कि किसने कितना नंबर लेकर के आया है। चलिए दिखाते हैं, देख लीजिए दोस्त ये स्कोर कार्ड है आपका। ठीक है, जो पिछले दिन लोगों ने टेस्ट दिया है इन सभी का क्या है कि टेस्ट का स्कोर कार्ड है। देख लीजिएगा, आज जो पहले नंबर 1 पे बने हुए हैं वो सचिन कुमार है, दूसरे नंबर पे बने हुए हैं रामसेन साहब बने हुए हैं, बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे जो अगर बात कर लेते हैं तो मृत्युंजय कुमार है, उसको चौथे नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नीतीश कुमार है। 5वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 5वें नंबर पर देख लीजिएगा कौन है, हमारे सुजीत कुमार है। 6ठे नंबर पर देख लीजिएगा कि ये नीतीश यादव है जो 6ठे नंबर पे बने हुए हैं, बहुत अच्छा है दोस्त। इसी तरह से क्या कीजिए कि मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत रंग लाएगा, आप टेस्ट में कंटिन्यू बने रहिएगा।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 7वें नंबर पे। 7वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा अमित कुमार है। 8वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा ये रवि जाटव साहब है, ठीक है, जो 8वें नंबर पे। 9वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये लक्ष्मण है। 10वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश साव है। 11वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो ये शैलेश कुमार है। उसको 12वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रवि वर्मा है, जो 12वें नंबर पे है, टेस्ट में बने हुए हैं। बहुत अच्छा है, इसी तरह से सभी लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं आपको 13वें नंबर पे। 13वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मंटू शर्मा है। 14वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा मणिकांत साहब है। 15वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विष्णु कुमार है। 16वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भगवान कुमार भगवान है। 17वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बम्बन कुमार है। 18वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं ये तो पवन है, जो हनुमानगढ़ से है। ये बहुत पहले से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, आपको बताते हैं कि 19वें नंबर पे ये नायरा है। नायरा जो है 19वें नंबर पे है। 20वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रत्नाकर प्रसाद है। रत्नाकर भाई भी काफी समय से टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये। उसका जो है 21वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कमलेश कुमार है। 22वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो रमेश कुमार है। 23वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो 23वें नंबर पे जो बने हुए हैं ये इंद्रजीत कुमार बने हुए हैं 23वें नंबर पे, ठीक है। 24वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा ये साजन कुमार है, जो 24वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, आप लोगों का स्कोर अभी अच्छा है। कंटिन्यू टेस्ट देते रहिएगा, इससे अच्छा स्कोर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक है। ये तो गारंटी है। जैसे हम आप लोगों को क्या किया है कि टेक्नीशियन में पूछ लीजिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट देने वाले बच्चे हैं जो टेक्नीशियन में भी टेस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। तो उनको भी हमने टेक्नीशियन में बता दिया है कि किस तरह से टेस्ट लिए थे। कंटिन्यू जो है दोस्त 115-16 टेस्ट हमने करा दिया था, ठीक है। तो काफी टेस्ट हो गया था बहुत। तो सोच लीजिए 115-16 टेस्ट हो जाएगा तो कितना क्वेश्चन आप रिपीट कर दीजिएगा। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लास हम आपको लेकर के आएंगे वो अलग होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए देख लीजिएगा, इसमें 25वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 25वें नंबर पे शुभेंद्रा साहब है। उसके बाद 26वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राशिद खान है, जो 26वें नंबर पे। 27वें नंबर पे देख लीजिएगा कि शशिकांत है। 28वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सूरज कुमार है। उसके बाद जो है 29वें नंबर पे 29वें नंबर पे ये राहुल है। उसके बाद 30वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अजय कुमार है, जो 30वें नंबर पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, सभी लोग ऐसे ही जो है टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए, अच्छा नंबर आएगा। चलिए उसके बाद दिखा देते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो चंदन कुमार है। 32वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं हरिमोहन साहब है। 33वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मोहन कुमार है। 34वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा सुमित भाई है। उसके बाद जो है 35वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भोला राम भाई है, बहुत अच्छा है। उसके बाद 36वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुशील पाल है, जो 36वें नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त। देखिए जैसे आप मार्क्स देख रहे हैं, इसमें आपका इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि टेस्ट देने के बाद अगले दिन टेस्ट में देखिएगा कि इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है, कहां पे हो रहा है, क्वेश्चन कहां पे गलती हो रहा है, ये अपना जो है थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं, देखिएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं 37 नंबर। 37 नंबर पे देखते हैं तो विनय भाई जो यूपी से है, काफी समय से ये भी टेस्ट देते हैं। 38वें नंबर की बात कर लेते हैं तो 38वें नंबर पे क्या है कि विपुल कुमार है। उसके बाद 39वें नंबर पे एफ अंसारी है। भाई एफ अंसारी साहब, आपका क्या है कि अभी नाम चेंज नहीं हुआ है, फरियाद अंसारी करके हमने चेंज कर दिया है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अपडेट हो जाएगा। चलिए उसके बाद 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 40वें नंबर पे कौन है कि कमला कुमारी है, जो 40वें नंबर पे है। 41 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रोशन कुमार है। उसके बाद जो है 42 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 42वें नंबर पे कौन है कि सुमित कुमार है। कौन? सुमित कुमार, जो 42वें नंबर पे, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं 43वें नंबर पे। 43वें नंबर पे कौन है कि मुनेंद्र द्विवेदी करके है। उसके बाद 44वें नंबर पे है सूरज कुमार करके, जो 44वें नंबर पे है। 45वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विकास कुमार है। 46वें नंबर पे अगर बात कर लेते हैं तो ये संदीप है। उसके बाद 47वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो यादव राजू है। 48वें नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये प्रिंस कुमार है, ठीक है, जो 48वें नंबर पे है। इसने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, तो दोस्त 0 हो गया है अटेम्प्ट, लेकिन अटेम्प्ट कर लिया कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतने 48 लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, सबका स्कोर और रैंक देख लिए हैं आप कि कौन कितना नंबर लेकर आया है, ठीक है। तो इस सबका रैंक कार्ड आपको लेना है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पे ये रैंक कार्ड भेज देंगे। प्लस आप लोगों का जो देख लिए हैं ये टेस्ट पेपर, वो भी आपको क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे भेज देंगे, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहीं से आप टेस्ट पेपर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आज भी आपका टेस्ट नंबर 5 एक्टिव है, तो जाकर के टेस्ट नंबर 5 जो है दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए सेट एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।